तो प्यारे बारो, हम जो आज करेंगे दैट इज एटॉमिक रेडिया। कल वाली बात को थोड़ा जारी शारी रखते हैं। कल पढ़ा था हमने शायद या नहीं? चलिए इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस एक डिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन से शुरू होके न्यूक्लियस से शुरू होके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे खत्म होता है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन ड्यू टू वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता कि हम लोकेट कर सकें, और उसकी लोकेशन फिक्स भी नहीं रहती। तो हम एटॉमिक रेडियस कौन सा कंसीडर करें? जब इलेक्ट्रॉन क्रेस्ट पे हो, ट्रफ पे हो, इन बिटवीन ट्रफ एंड क्रेस्ट हो, कहाँ हो कि हम एटॉमिक रेडियस कंसीडर करें। तो इसी तरह से फिर एटॉमिक रेडियस में क्योंकि अनसर्टेनिटी आती है ड्यू टू वेव कैरेक्टर, तो हम लेते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो बुक में जो वैल्यूज पब्लिश होते हैं वो कोवेलेंट रेडियस होते हैं। नोबेल गैसेस के लिए वैन डर वाल रेडियस होते हैं। ठीक है, खैर अभी हम एटॉमिक रेडियस एक जनरल टर्म है उसकी बात करते हैं। अब हम कुछ भी कहें, लिखें या पढ़ें, टर्म यूज क्या होती है? एटॉमिक रेडियस से एटॉमिक साइज ही यूज होता है, हम उसकी बात करते हैं। अब एटॉमिक साइज की बात करें तो हमने कल 3 फैक्टर पढ़े थे। देयर आर 3 फैक्टर्स दैट गवर्न और इफेक्ट एटॉमिक रेडियस। 1 क्या था? न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका इफेक्ट आपको पीरियड में दिखाई देगा ज्यादा, जो डोमिनेंट होता है, और जो प्रोमिनेंट होता है, जो नोटिसेबल होता है, वो आपको पीरियड में दिखाई देगा। और जो आपको ग्रुप के अंदर 2 इफेक्ट दिखाई देंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। सिंपल जो हमें समझ आ जाता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से एटम का रेडियस बढ़ता है, पर शेल तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, उनके साथ साथ क्या होता है कि स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो ये आपको एबनॉर्मलिटी में जरूर समझ आएगा कि उनका रोल होता है। कभी कभी शेल बढ़ने पर भी रेडियस नहीं बढ़ता। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो ये वैल्यू मेरे ख्याल में गलत लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं डीकंट्रैक्शन है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मली जो आपके अल्कली मेटल्स हैं और ट्राइन अर्थ मेटल्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स में ये क्या होता है कि टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो रेडियस यहां से यहां क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 152 पिकोमीटर 10 टू पावर -12 मीटर, इसको कहते हैं पिकोमीटर। तो लिथियम का रेडियस जो है 152 है, उसके बाद सोडियम का 186 कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद 112, 145, 194, 219, 253, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, मुझे लगता है ये गलत है। आई फील पर्सनली मे बी मैं गलत हूं। ठीक है, तो इसको मैं वेरीफाई करता हूं बाद में। तो ये ग्रुप के अंदर आप देखोगे तो आपको एटॉमिक रेडियस क्या लगेगा? इंक्रीज होता हुआ। ठीक है, अब यहां से ये पीरियड है, तो पीरियड में आप देखें 152 और 112, क्या इफेक्ट है? न्यूक्लियर चार्ज। अब इसके पास क्या होता है? इसके पास +-7 चार्जेस, इसके पास +-8 चार्जेस। अब अगर आप कूलम्स लॉ अप्लाई करते हो, ठीक है, क्या होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अब अज्यूम करें पीरियड सेम है तो R कांस्टेंट है, इसको रहने दें, तो बाकी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। तो इसके पास 7 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, इसके पास 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स को कहां पे ज्यादा होना चाहिए? बेरिलियम में। तो इस वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो किस में ज्यादा होगी? बेरिलियम में। तो इलेक्ट्रॉन जब बेरिलियम के न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो साइज क्या होगी? छोटी होगी। साइज छोटी होगी तो बेरिलियम की साइज छोटी होगी, एल्यूमिनियम की और छोटी होगी। तो पीरियड के अंदर क्या होगा कि एटम का रेडियस कम होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या चीज है? अब एबनॉर्मलिटी की शुरुआत कहां से होती है? थर्ड ग्रुप से। कहां से? थर्ड ग्रुप से। तो पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं और वहां से थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल, ठीक है, अच्छा, ये नकली पीरियोडिक असली की तरह ऊपर है, ये आपकी आ गई भाई पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल को अगर हम गौर से देखेंगे तो व्हाट वी नोटिस, ये जो पूरी सीरीज है जिसको हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, ये कहां पे होती है? एक्चुअली ये यहां पे होती है, यानी यहां पे ये पूरे 14 एलिमेंट, ये 10 एलिमेंट ये हैं। ठीक है, यानी इधर 10 ट्रांजिशन एलिमेंट भी आएंगे। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन के साथ 10 प्रोटॉन भी तो आएंगे, यानी न्यूक्लियर चार्ज जो है 10, ये प्रोटॉन ऑलरेडी थे, उसके साथ 14 प्रोटॉन एक्स्ट्रा भी आ गए लेंथेनाइड सीरीज वाले। तो 24 पूरे जो हैं क्या इस ग्रुप के आने से पहले, 3A ग्रुप के आने से पहले यहां पे
डी ऑर्बिटल के 10 इलेक्ट्रॉन लेंथेनाइड वाले, और लेंथेनाइड सीरीज वाले 14 प्रोटॉन, ठीक है, 10 प्रोटॉन इसके और 14 प्रोटॉन, ये 24 प्रोटॉन पहले इधर एडजस्ट होंगे न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में ये सारे प्रोटॉन आएंगे। उसके बाद नंबर आएगा किसका, 3a ग्रुप का। तो न्यूक्लियस में इतने ज्यादा प्रोटॉन आने से न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वो जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें जो न्यूक्लियस की ग्रिप होगी वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी, बहुत ज्यादा फोर्स से वो क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एटम का रेडियस कम पड़ जाता है, एटम का रेडियस छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो दो आपको जो है सिमिलरिटीज दिखाई देंगी, एक जब सडनली यहाँ पे डी ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल यहाँ पे जो है स्टार्ट होती है, तो आपको इफेक्ट किधर, गैलियम पे दिखाई देगा, और लेंथेनाइड का इफेक्ट आपको थेलियम पे दिखाई देगा, लेंथेनाइड का इफेक्ट आपको थेलियम पे, क्योंकि ये पहला ग्रुप है, तीसरा जो इस इफेक्ट को जो है क्या करता है, इसमें इंपोज होता है पहले, तो बाकियों पे जो है वो थोड़ा कम इफेक्ट होता है, इन पे ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से आपको अब है क्या, डी कंट्रैक्शन कहें या लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहें, अल्टीमेटली क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है, एफ का और ज्यादा पुअर है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो बहुत ज्यादा अंदर होती है, ठीक है, उसके बाद डी उससे थोड़ी ऊपर होती है, फिर एस और पी तो जो है और बाहर होते हैं। तो जितना कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक होगी तो उतना जो है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, कम होता है। तो एफ और डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, यानी साइज को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका इफेक्ट देखते हैं, किधर दिखाई देगा आपको, 3a ग्रुप में देखें तो गैलियम का रेडियस एल्यूमिनियम से छोटा होना चाहिए, क्योंकि गैलियम अगले पीरियड में है, पर आप देखेंगे कि गैलियम बड़ा नहीं छोटा होता है, होना क्या चाहिए, बड़ा, होता क्या है, छोटा। तो ये टेबल है हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स का, तो आप देखें बोरान 85 पिकोमीटर, 143, 135, यानी ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा, ठीक है। फिर इंडियम है, ठीक है, इंडियम इससे बड़ा है, ठीक है, बल्कि ज्यादा बड़ा है, ठीक है, 167। फिर ये इसको बहुत बड़ा होना चाहिए था, पर 170 है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 85, 143, सिर्फ एक पीरियड चेंज होने पे, एक पीरियड चेंज होने पे 85, 143, यहाँ पे 135, यानी और कम हो गया, 8 बढ़ने की वजह पे कम हो गया। यहाँ पे 167, 170, यानी सिर्फ 3 का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा होना चाहिए था। ये डिफरेंस क्यों है, ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये डिफरेंस क्यों है, ड्यू टू डी कंट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट साइज में बहुत कमी आती है, ठीक है। तो इसका और आगे चल के क्या इफेक्ट होगा, अब जितनी भी प्रॉपर्टीज आगे चल के हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं भाई, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करती हैं। सारी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक रेडियस पे। तो एटॉमिक रेडियस क्योंकि इस ग्रुप का एबनॉर्मल है, तो बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज भी क्या होती जाएंगी, वो भी एबनॉर्मल, यानी उनमें बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी रेगुलर वेरिएशन होती है हर ग्रुप में, पर एटॉमिक रेडियस और ये जो 3a ग्रुप है इसमें हर प्रॉपर्टी आपको जो है वो कुछ ना कुछ जो एबनॉर्मलिटीज क्या करेगी, शो करेगी, ठीक है। ये ड्यू टू डी कंट्रैक्शन लेंथेनाइड। बाकी आपको देखेंगे मोर और लेस आपका रेडियस जो है वो कहीं कहीं पे थोड़ा मे भी आपको एबनॉर्मलिटी दिखाई दे, अदरवाइज सेम होता है, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, और ये जो सिस्टम होता है ये 2 ही रीजन आपको मिलेंगे। कौन से रीजन मिलेंगे आपको, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, एक्टिन और दूसरा डी कंट्रैक्शन, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी और एफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आयनिक रेडियस को करते हैं, जो हमारे सिलेबस में इसमें बुक में नहीं है, तो आयनिक रेडियस को जरा देख लेते हैं। व्हाट इज आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस डेफिनेशन वही होगी, कौन सी डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन, डेफिनेशन है हमारी द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइन, कि कोई भी आइन है, अब आइन पॉजिटिव भी हो सकता है, आइन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव,
पॉजिटिव आयन को केटाइन कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। कोई भी आयन हो सकता है। तो न्यूक्लियस से लेके उस पॉजिटिव या नेगेटिव आयन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वहां तक डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। ठीक है, अब दो बातें जो आपने जहन में रखनी है वो क्या, अ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, कि हमेशा जो पॉजिटिव आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन निकलने से बनता है वो छोटा होता है, और जो नेगेटिव आयन होता है क्या होता है, और नेगेटिव आयन यानी एनाइन, ये हो गया पॉजिटिव आयन और ये हो गया नेगेटिव आयन, इज ऑलवेज क्या होगा, बिगर देन, बड़ा होता है, बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, थोड़ा सा अब इसी इंफॉर्मेशन पे आपको एक क्वेश्चन हो जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉल रिप्रेजेंट्स एन एटम। भाई पीछे आवाज आ रहा है, मेहरबानी करके चुप करें या निकल जाएं पीछे वाले। ए बी सी डी, ए बी सी डी, भाई ए है, बी है, सी है और डी है। आराम से सोचें, आंसर दे, बस ये दो लाइनें पढ़ के, जरा दो लाइन एक बार पढ़ लें उसके बाद जवाब दें। जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के सही दें। बी एंड सी, हाँ भाई लोगों, डी वाला है कोई? एनीबडी हैज डी आंसर? ई तो है ही नहीं। सी वाला कोई है? सी वाला कोई नहीं है, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो इधर एक दो दिखाई दे रहे थे भाई, प्यारे बारो देखें जरा, गाल ये है कि इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एटम है, एटम है, ठीक है, एटम केटाइन इससे छोटा होता है, एनाइन इससे क्या होता है, बड़ा होता है। ये तो तीनों इधर खत्म हो गए। अब ये कोई कंपाउंड होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा, ज्यादा एटम्स का बना हुआ है। ठीक है, तो हमने तो इधर ही देखना था, ठीक है, कि एटम कौन सा है, आयन कौन सा है और मॉलिक्यूल, तो ये होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा खिड़कियां खोल के बैठा करें जहन वाली। तो अब जो है दूसरी बात पे आते हैं। अब देखिए, आयंस दो टाइप के होते हैं, एक केटाइन होता है जो पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा एनाइन होता है जो नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन देने से बनता है और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेने से। अब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। अदर वे में आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है कि ये वो न्यूक्लियस ही होता है जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा कि साइज कम हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो फिर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। ठीक है, अब एक तो न्यूक्लियर चार्ज जो है कम हो गई, दूसरा जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो भी उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो दोनों मिलके क्या करेंगे, एनाइन को बड़ा बनाएंगे और केटाइन को छोटा बनाएंगे। अब यहाँ पे एक और बात आती है। अब एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कौन से होंगे, द आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइसो मींस सेम, ठीक है, द आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
डेफिनेशन इनकी होगी द आइंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड, इनको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या है बेटा, अब ये जो आइंस हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी केटायनिक भी हो सकते हैं और एनायनिक भी। अब अगर हमारे पास एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइंस हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस हैं, तो पॉजिटिव आइन पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जाएगी तो उसके साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ती जाएगी, तो आइन जो है वो क्या होगा, छोटा पड़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस किसी आइंस पे बढ़ती जाएंगी तो आइन का आयनिक रेडियस कम होता जाएगा, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्जेस बढ़ती जाएंगी तो न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होती जाएगी, कम, तो रेडियस क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि द आयनिक रेडियस ऑफ cationic isoelectronic ions decreases as number of, क्या इंक्रीज होंगी, पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज। हाँ बाबा, कौन से भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, आइंस इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होंगी, एज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज। ठीक है, अब बाकी वो सेम सीक्वेंस है कि आप जब टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आओगे तो आयनिक रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, जनरली आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आप नीचे आते जाओगे आयन का रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मिसाल के तौर पे सोडियम आयन है, उसके बाद पोटाशियम आयन है, उसके बाद रुबीडियम आयन है, तो सीक्वेंस क्या होगा, छोटा और बड़ा और बड़ा, आयन का रेडियस क्या होता जाएगा, गेट बिगर एंड बिगर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं एक और टॉपिक होती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, देखें, जब आप एटम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले तो डेफिनेशन, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या होती है, थोड़ा इसको कॉन्सेप्चुअली डील करते हैं। तो पहली बात ये कि जब आप किसी भी एटम को बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अकेला बंजर जमीन पे होता है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब ये एटम है, मान लें कि हाइड्रोजन एटम में इसका न्यूक्लियस है, इसका शेल खाली है, इलेक्ट्रॉन नहीं। हम क्या करेंगे, हम वर्क करेंगे, काम करेंगे, और वर्क कब होता है, जब एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। हम इस इलेक्ट्रॉन को जो है गाड़ी पे या किसी पे लेके आएंगे, काम करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को लेके आए तो क्या लगी, एनर्जी, क्या लगी, एनर्जी माइनस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आया, इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने क्या किया, अट्रैक्ट किया। अब जब भी दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इतनी एनर्जी माइनस 1312 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, निकल जाती है। ठीक है, अब ये एनर्जी कहाँ लगी, एक तो न्यूक्लियस ने एक सर्टेन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अट्रैक्ट करके एक जगह पे फिक्स किया, फिर हमने वर्क किया उसको लाने का, इस सब प्रोसेस में क्या, एनर्जी लगी। ठीक है, अब आप ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, आप कहते हो कि नहीं हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, वापस जा, तो जितनी एनर्जी खर्च हुई थी, ठीक है, उतनी एनर्जी वापस देनी, क्योंकि हमने एनर्जी क्या करनी है, जीरो करनी है। तो एनर्जी इस वक्त नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे,
आप इतनी एनर्जी क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और ये इलेक्ट्रॉन वापस जहां से आया था वहां चला जाएगा। तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को। आइसोलेटेड एटम, एटम अकेला होना चाहिए, अकेला एटम हमेशा गैस होता है, अकेला एटम हमेशा गैस होता है, ठीक है। तो एटम अकेला होना चाहिए, ठीक है। उस अकेले एटम से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है, द मिनिमम, कम से कम, मिनिमम अमाउंट। ऐसा मिनिमम वर्ड क्यों लिखते हैं, देखिए अब सारे हाइड्रोजन तो नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, काफी एटम्स ऐसे होते हैं जिनके पास, ज्यादातर एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो आउटर मोस्ट होगा कि जो इनर मोस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए, इनर मोस्ट के लिए, और सबसे कम किसके लिए चाहिए, तो आउटर मोस्ट के लिए। तो पहले निकलेगा भी वही, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसलिए हम लिखते हैं मिनिमम अमाउंट। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी चाहिए टू रिमूव। अब कौन सा कम से कम एनर्जी पे कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, लूजली बाउंड या टाइटली बाउंड। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्योंकि अकेला एटम हमेशा क्या होगा, गैस होगा। आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड क्या कहते हैं इसको, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइज करना मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको न्यूट्रल से आयन में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब इसका कभी कभी इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। जनरल टर्म जो है आयनाइजेशन एनर्जी है। अब क्योंकि हम एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं ना, हम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो कोई भी एनर्जी यूज करते हो, जनरली आप हीट एनर्जी यूज कर सकते हो, आप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर सकते हो, आप कोई और सी लाइट एनर्जी यूज कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब कोई भी एनर्जी यूज करते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी जनरल टर्म है। पर अगर आप अब लेबोरेटरी में या ज्यादातर जो मेथड होता है वो ये होता है कि हम डिस्चार्ज ट्यूब में एटम को फिल करके इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। अब क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज यूज कर रहे हैं, तो इस वक्त अगर आप सिर्फ क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम इस टर्म को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो इट इज अ स्पेसिफिक टर्म, इट इज नॉट अ जनरल टर्म। आयनाइजेशन एनर्जी इज अ जनरल टर्म, यू यूज एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, it is good with what, ionization energy. But if you use you use ionization potential term only अगर आप कौन सी एनर्जी यूज करते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हो, ठीक है, तो फिर ये होगा। जनरली जो बुक में वैल्यूज हैं वो आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके जो है वो क्या किए होते हैं, मालूम किए होते हैं, ठीक है। एक बात ये है। दूसरी बात, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, हमेशा। अब क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आया था उसको न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया था, हमने काम किया था, एनर्जी माइनस थी, ठीक है, तो अब आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके सिवा नहीं निकलेगा। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। उसके बाद क्या, एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल, यूनिट जो इसका यूज करेंगे किलोजूल पर मोल। उसके बाद हीलियम हैज हाईएस्ट and cesium has lowest ionization energy, सबसे कम पीरियोडिक टेबल में सीजियम की होगी और सबसे ज्यादा किसकी होगी, हीलियम की। फर्स्ट आयनाइजेशन की बात करें, अब ये भी पॉसिबल है, अगर कोई एलिमेंट पहले ग्रुप का है तो उसके पास आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर कोई एलिमेंट दूसरे शेल का है, तीसरे का है, चौथे का है, तो उनके पास वैलेंस शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड को करने के लिए थर्ड आई। अब देखिए हो क्या रहा है, आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उससे क्या हुआ, साइज कम हो जाएगी कि बड़ी हो जाएगी,
क्योंकि पॉजिटिव आयन बन रहा है, पॉजिटिव आयन से क्या होगा, साइज छोटी होगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गई, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो और ज्यादा टाइटली बाउंडेड हो जाएंगे। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है कि इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आईपी इज ऑलवेज लेस देन सेकंड आईपी इज ऑलवेज लेस देन थर्ड आईपी। फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल के वैल्यू को आप यूज करके थोड़ा सा, अगर आपको वैल्यूज मिले हुए हैं एक एलिमेंट के, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मिसाल के तौर पे जो एलिमेंट इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो वैलेंस शेल वाले होंगे, उसमें भी पहला इलेक्ट्रॉन इजिली, दूसरा थोड़ी ज्यादा एनर्जी पे, तीसरा और ज्यादा एनर्जी पे। अगर इलेक्ट्रॉन हमने अंदर वाले शेल से रिमूव करनी है तो आयनाइजेशन एनर्जी एकदम जंप खा जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना नॉर्मली रिएक्शन में तो पॉसिबल नहीं है। हम बहुत ज्यादा एनर्जी दें तब जाके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो यानी नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं हम थोड़े थोड़े डिफरेंस के एनर्जी के, वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप आंसर कैसे डिसाइड करोगे, आप वैल्यूज को कंपेयर करो। जहां पे सडन जंप आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, 20-25 मरतबा, 10-15 मरतबा अगर वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि ये इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल का नहीं है। तो इसको आप कैसे डिसाइड करोगे, मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट आर, ठीक है भाई, ए बी सी डी, नो इलेक्ट्रॉन 1 2 3, आर कितने हैं भाई, 250, 375, 899 एंड 70 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। इज्जत से हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अभी जो मैंने आपको बताया उसी से आप डिसाइड करो। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस एटम, इस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जी जी बोलिए। हाँ, 2 होंगे। देखिए ये वैल्यूज किलोज हैं, ठीक है, 900 से 25,000, बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। तो यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा, 3 होंगे भाई। 400 और 900 जो है ये डबल डबल है, इतने ज्यादा नहीं है, और जो चौथा वैल्यू है वो तीनों से ज्यादा डिफरेंस रखता है। तो क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि इस एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चले इसके बाद बुक पे आते हैं, जरा बुक क्या कहता है हमें। The energy needed to remove electron from a neutral atom in gas phase, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन। उसके बाद 1 A 2 A इसको देखते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स पहले डिस्कस कर लें, फिर इस पे आते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। फैक्टर्स, आवाज ना, हेलो, अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1 एटॉमिक रेडियाई, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। अब हर किसी का अपना अपना इफेक्ट है, जरा देखते हैं। अब देखिए, आप ग्रुप में मूव करते हो प्यारे बच्चों, 1A है 2A है, ठीक है। अब ये छोटा होगा लिथियम, सोडियम उससे बड़ा होगा, पोटाशियम और बड़ा, सीजियम और बड़ा, इस तरह से रुबिडियम और बड़ा, तो साइज इंक्रीज हो रही है। इफेक्ट क्या हो रहा है साइज इंक्रीज होने का? इफेक्ट ये हो रहा है कि न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। अब जितना दूर जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन किसका है? लिथियम का, सोडियम का, पोटाशियम या रुबिडियम? अवेलेबल ऑप्शन सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड कौन होगा? लिथियम, क्योंकि न्यूक्लियस को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजदीक है। अब जितना नजदीक होगा कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इस पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आया था न्यूक्लियस के नजदीक था, ज्यादा फोर्स से उनसे अट्रैक्ट किया था, तो एनर्जी ज्यादा क्या हुई थी? रिलीज हुई थी। उतनी ज्यादा एनर्जी हम इसको देंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो एटम का जो रेडियस है इससे क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है किसकी? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली अब कैसे होती है? अब अगर आप, ये तो ग्रुप की बात है, अगर आप पीरियड में मूव करते हो, ठीक है, तो पीरियड में क्या होता है? शेल सेम होता है, पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है तो कूलम्बिक फोर्स बढ़ती जाएगी, तो रेडियस क्या होगा? कम होगा, ठीक है। रेडियस क्या होगा? कम होता जाएगा। तो अब साइज कम हो रही है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, दोनों फैक्टर क्या करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाएंगे। पर एक एक्सेप्शन आती है, वो क्या आती है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से काम करता है, तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो होती हैं, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं किससे? हाफ फील्ड से। और ये ज्यादा स्टेबल होती हैं किससे? स्कार्सली फील्ड, यानी जो कंप्लीट हो ना हाफ हो। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास d ऑर्बिटल है तो d10 ज्यादा स्टेबल होगी किससे? d5 से, और ये ज्यादा स्टेबल होगी 1 2 3 4 6 7 8 9, इन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो अगर किसी ऑर्बिटल में, अगर आपके पास p ऑर्बिटल है तो p6 ज्यादा स्टेबल होगी p3 से, और ये ज्यादा होगी p1 2 4 और 5 से, ठीक है। तो आप देखोगे, आप क्या देखोगे, 2 मिनट में मुझे, आप क्या देखोगे जब आप इस 2A ग्रुप पे आते हो तो s ऑर्बिटल पूरी होती है। फिर 3 4 5 नाइट्रोजन फैमिली पे आते हो तो क्या होता है कि p ऑर्बिटल हाफ होती है। फिर जब आप नोबल गैस पे आते हो तो p ऑर्बिटल क्या होती है? पूरी होती है। तो अब ग्रुप में तो सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है, चेंज नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो इफेक्ट होता है वो कहां होता है? पीरियड पे होता है। तो पीरियड में आप देखेंगे अपनी प्यारी आंखों से, तो मैं आपको दिखा दूं एक सेकंड में। ये देखें, होना क्या चाहिए कि लेफ्ट टू राइट वैल्यू बढ़ना चाहिए, ठीक है। वैल्यू क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ठीक है। मतलब बोरान का, बेरिलियम का कितना है? 900, तो बोरान का और ज्यादा होना चाहिए, बोरान का और ज्यादा होना चाहिए, पर बोरान का देखिए क्या है? कम है। क्यों? इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर नाइट्रोजन का जो है कम होना चाहिए किससे? ऑक्सीजन से, पर ऑक्सीजन का कम है। क्यों? इसकी p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। सबसे ज्यादा किसका होगा? नोबल गैसेस का, क्योंकि ऑर्बिटल पूरी है, ऑर्बिटल पूरी है। पर ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप में यही होगा कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता जाएगा। बाकी 3A ग्रुप में आपको इरेगुलरिटी मिलेगी, 3A में आपको इरेगुलरिटी मिलेगी, ठीक है। अभी आप जा